जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझे शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आज को मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी की बिल्कुल नई ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास को लेकर सोल्जर जीडी का पेपर रहेगा, जो कि आपका मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर बेलगाम का है। चलिए, अब तो बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। जो जानकारियां दी जाती है वही दी गई हैं। पेपर बनाने से पहले जल्दी सभी पेपर को शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। रोज दोपहर 1 बजे देखो इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आ रही है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की आपको ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाई जा रही है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी जरूर जुड़े। 1 बजे एंड शाम 7 बजे हमारे साथ आप सभी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपकी जीके के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक सभी सही से बनाते चलेंगे और अच्छे तरीके से सोल्व करते चलेंगे। दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन जो है ये आपका 28 मार्च 2021 का है। सब कोई पूछते हो सर पेपर कब का है, तो पेपर जो है आपका 28 मार्च 2021 का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विथ विच रिलीजन आर द दिलवाड़ा टेम्पल एसोसिएटेड? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और जैन दोनों से, हिंदू से, जैन से या फिर बौद्ध से? जो दिलवाड़ा मंदिर है यह किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर का जो संबंध है किस धर्म से है? तो जो दिलवाड़ा मंदिर है यह देखो आपका संबंधित है जैन से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, जैनिज्म, जैन। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये सवाल है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय? जो केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? क्या हो गया राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, ये जो है आपका CBFC केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। 3 नंबर सवाल है आपका, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, लाला हरदयाल ने या फिर चित्तरंजन दास जी ने? किसके द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी गई? कौन है, किन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी नींव रखी गई है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु हैड एस्टेब्लिश्ड द फोरमठ और मोनेस्टिक सीट्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया? भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर भास्कराचार्य? किसके द्वारा किया गया? माधवाचार्य जी के द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा या फिर भास्कराचार्य जी के द्वारा? भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना जो है किसने की है? तो यह की गई है देखो शंकराचार्य जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका, 5 नंबर सवाल आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन किया गया है आपसे, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू? मृदा अपरदन का मुख्य कारण है जानवरों द्वारा अधिक मात्रा में चरने के कारण, पेड़ों के काटने के कारण, उपरोक्त सभी घटक या फिर तीव्र गति से होता शहरीकरण? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से जो है मृदा अपरदन मुख्य वजह से हो रहा है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, सभी लोग बताएंगे सॉइल इरोजन का जो है मुख्य रीजन क्या है। तो सॉइल इरोजन मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो है देखो पेड़ों की कटाई। पेड़ों के काटने के कारण जो है मृदा अपरदन होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 6 नंबर सवाल है आपका, ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज नोन बाय? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, सांगपो, मेघना या फिर जमुना? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना कहा जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, मेघना। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, 7 नंबर सवाल है, द एथनिक पीपुल टोडाज आर फाउंड इन? टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? जो टोडा जाति के लोग हैं यह कहाँ पे निवास करते हैं? जो टोडा जाति के लोग हैं यह कहाँ पे पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो टोडा जाति के लोग हैं यह देखो कहाँ पे निवास करते हैं? तो यह निवास करते हैं तमिलनाडु में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका 8 नंबर सवाल आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अनंतनाग, पुरुबा, सिरसा या फिर करीमगंज? भारत का कौन सा ऐसा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है?
भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? अनंतनाग है, पुरबा है, सिरसा है या करीमगंज है? तो यह देखो आपका करीमगंज है। जो करीमगंज जिला है ये आपका बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये सवाल है आपका, देखो क्वेश्चन किया गया है, द हिल स्टेशन जावड़ी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड? जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है वह किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है यह किस राज्य में है। तो जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है यह देखो आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या फिर वर्धिस कुरियन? कौन है जिन्हें कि हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी से करेंगे आंसर और सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो हरित क्रांति के जो जनक हैं, अगर भारत में बोलेगा तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कहां पे? तो भारत में। ध्यान में रखिएगा, भारत में किसे जाना जाता है? तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन अगर विश्व में बोले कि विश्व में किसे जाना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पे दो निकल के आते हैं, पहला डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हो गए हरित क्रांति के जनक, और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल करेंगे। अब यहाँ पे होगा कि इस यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आपसे स्पेशली कोई भारत का नहीं पूछा है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल यह दिया गया है, द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस वाज? फ्रांस का पहला राजा कौन था? मर्टेल, नेपोलियन, लुइस 14 या फिर चार्ले मेगना? फ्रांस का पहला राजा कौन था? जो फ्रांस है वहां का पहला राजा कौन था? चलिए सब कुछ आंसर करेंगे जल्दी से। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क रहेगा। सब कोई जो इसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो है आज आप लोग का होमवर्क है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 12 नंबर सवाल है आपका। यह किया गया है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया इज? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? भारत में काली मिर्च का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो काली मिर्च है उसकी सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होती है? तो जो काली मिर्च है इसका जो सबसे अधिक उत्पादन है वो होता है देखो केरल राज्य में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी केरल। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका 13 नंबर सवाल आपको दिया गया है। ये लिखा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी? एलओसी का विस्तार रूप क्या है? लोकेशन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? जो एलओसी होता है, एलओसी का विस्तार रूप क्या है? एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलओसी का जो पूर्ण रूप है यह देखो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एलओसी किस देश की सीमा है? तो एलओसी जो है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, अब यहीं पे देखो यहां पर जो आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है एलएसी का फुल फॉर्म है। पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया है पहले, एलएसी का फुल फॉर्म है। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये आपका भारत और चीन का अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल यहां पे आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका, इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्स विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, मुल्कराज आनंद, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर मैथिली शरण गुप्त? जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है उसको किन्होंने लिखा है? तो जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है इसको लिखा गया है देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर सवाल, और जो कि आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपका साइंस का क्वेश्चन करेंगे। दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, प्रदीप बैनर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से संबंधित हैं? बेसबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर हॉकी? जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं यह किस खेल से संबंधित है? जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं ये देखो संबंधित है फुटबॉल से। ये जो है प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी थे। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 15 क्वेश्चन आपके जीके के हो चुके हैं। अब जो आपकी जीएस सामान्य विज्ञान की शुरुआत होगी। सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो सेक्शन बी है आपका जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक।
16 नंबर सवाल है आपका, द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वेयर डिस्कवर्ड बाय, अस्थायी निकायों के नियमों को द्वारा खोजा गया, न्यूटन के द्वारा, एनरिक हर्ट्ज के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा या फिर L.E. वाटरमैन के द्वारा। जो अस्थायी निकाय हैं उसके नियमों को किसके द्वारा खोजा गया, अस्थायी निकायों के नियमों को जो है किन्होंने बताया, तो जो अस्थायी निकाय है, अस्थायी निकाय के नियमों को जो है देखो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी आर्किमिडीज। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 17 नंबर सवाल देखो कि द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज, चाय का वानस्पतिक नाम है ट्रिटियम मैंगीफेरा इंडिका, कैमेलिया सिनेंसिस या फिर रूबिएसिया। चाय का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बताना है आप सबको कि जो चाय है उसका वानस्पतिक नाम क्या होगा। चलो जल्दी से आंसर करो और सबको बताओ कि चाय का वानस्पतिक नाम क्या होता है। द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज, चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, तो यह देखो नाम होता है कैमेलिया सिनेंसिस। ठीक है, चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, तो चाय का जो वानस्पतिक नाम है ये है देखो कैमेलिया सिनेंसिस। चलिए अगला सवाल देखेंगे 18 नंबर सवाल, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। 18 नंबर सवाल है आपका, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है गुर्दे की निर्बलता, मस्तिष्क रोग, हृदय दुर्बलता या फिर इनमें से कोई नहीं। जो डायलिसिस है, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है, जो डायलिसिस है उसका प्रयोग किसके इलाज में करते हैं, तो जो डायलिसिस है इसके द्वारा देखो गुर्दे की निर्बलता, किडनी फेलियर में इसका इलाज किया जाता है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 19 नंबर सवाल है, यह दिया गया है आपको देखो कि अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज, किया गया है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। ठीक है, चलो यहाँ बताना है कि दोनों गतिज ऊर्जा और तथा स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर स्थितिज ऊर्जा, बंदूक से छोड़ी हुई गोली में जो है क्या होता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। चलो तो बताना है कि जो बंदूक से छोड़ी हुई गोली होती है उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं या फिर स्थितिज ऊर्जा। जो बंदूक से छोड़ी हुई गोली होती है उसमें क्या होता है, तो जो बंदूक से छोड़ी हुई गोली होती है उसमें जो है गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 20 नंबर सवाल जो है, ये देखो थोड़ा 20 नंबर सवाल आपका अच्छे से नहीं हो पाया है, ये थोड़ा कट गया है तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। 21 नंबर सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो। 21 नंबर सवाल है आपका कि वल्केनाइज्ड रबर वॉज इन्वेंटेड बाय, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार द्वारा किया गया जॉन बॉयड डनलप के द्वारा, रॉबर्ट विलियम थॉमस के द्वारा, चार्ल्स गुडियर के द्वारा या फिर किक पैट्रिक मैकमिलन के द्वारा। जो वल्केनाइज्ड रबर है इसका आविष्कार किन्होंने किया, जो वल्केनाइज्ड रबर है इसका आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है, तो जो वल्केनाइज्ड रबर है इसका आविष्कार किया गया है देखो चार्ल्स गुडियर के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी चार्ल्स गुडियर। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 22 नंबर सवाल आपको दिया गया है, लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस से बनता है फ्लिंट ग्लास से, कोबाल्ट ग्लास से, पीरेक्स ग्लास से या फिर सामान्य ग्लास से। जो लेंस है यह किससे बनता है, जो लेंस है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो जो लेंस है इसका निर्माण होता है देखो फ्लिंट ग्लास से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए फ्लिंट ग्लास। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर सवाल, ये है आपका यहाँ पे द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोर रूप है ग्रेफाइट, कोल, चारकोल या फिर हीरा। जो कार्बन होता है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, चलिए सबको आंसर करना है यहाँ पे और बताना है कि कार्बन का जो है सबसे कठोर रूप क्या होता है, कार्बन का जो है सबसे कठोर रूप क्या होता है, तो कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वह देखो हीरा होता है, डायमंड होता है। ठीक है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, तो कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वो आपका हीरा है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 24 नंबर सवाल जो है यह दिया गया है देखो कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि की वजह से होता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि की वजह से होता है, तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने की वजह से जो है होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 25 नंबर सवाल दिया गया है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं, फ्लैकोबिन कहते हैं, जंथोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं या फिर कैरोटीन कहते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्या कहा जाता है, चलिए सबको आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर।
पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को जो है क्या कहते हैं? तो पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक मौजूद होता है उसको देखो क्या बोला जाता है, तो उसको क्लोरोफिल बोला जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, ये दिया हुआ है 26 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखो कि डैक्टिलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, डैक्टिलोग्राफी का अध्ययन है फिंगरप्रिंट, कार्बन डेंटिंग, फोरेंसिक या फिर लिखावट। डैक्टिलोग्राफी जो है किसका अध्ययन है? डैक्टिलोग्राफी जो है यह किसका अध्ययन है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि जो डैक्टिलोग्राफी है यह किसका अध्ययन होता है। फिंगरप्रिंट का अध्ययन है, कार्बन डेंटिंग का, फोरेंसिक का या फिर लिखावट का। तो जो डैक्टिलोग्राफी है यह देखो अध्ययन है फिंगरप्रिंट का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 27 नंबर सवाल जो है यह यहाँ पे दिया गया है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट वाटर इज, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर, फाथोमीटर, सेलिनोमीटर या फिर पीएच मीटर। खारे पानी की सांद्रता जो है किसके द्वारा मापा जाता है? जो खारा पानी होता है, खारे पानी की सांद्रता को किस यंत्र से मापते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो खारे पानी की जो सांद्रता है इसको देखो मापा जाता है सेलिनोमीटर से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, सेलिनोमीटर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है 28 नंबर सवाल है आपका कि इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है एसी को एसी में, डीसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी या फिर डीसी इंटू एसी। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो कन्वर्ट करता है। तो देखिए इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है 29 नंबर सवाल है आपका, द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग पाउडर, सिरका, सोडा या फिर पोटास। पोटेशियम कार्बोनेट का जो है सामान्य नाम क्या होता है? जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो देखो आपका पोटास होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। अब जो है चलिए साइंस का आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका 30 नंबर सवाल, यह दिया गया है और टेम्परेचर ऑफ 295 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, 295 डिग्री केल्विन का तापमान के लगभग बराबर होता है 32.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 96.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर या फिर 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। जो 295 डिग्री केल्विन है वह किसके बराबर होता है? तो जो 295 डिग्री केल्विन है यह देखो 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए तो आज के 30 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर में जीके जीएसई करते हैं। आज के 30 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आप सब अपना स्कोर जरूर बताना कि आज के 30 क्वेश्चंस में से आप सबने कितने क्वेश्चंस को सही किया। सभी जाते जाते क्लास को, इस पेपर को शेयर जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। कल दोपहर 1 बजे आप सबसे मुलाकात होगी जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा अब आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट।